सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है इंग्लिश के सिलेबस का, जहाँ तक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स का सवाल है, तो उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिनका आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। और जैसा कि नाम ही है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो आपको बहुत मज़ा भी आता है इसे सुनने में। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा पहले ही पॉइंट में। सैमुअल रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। ओके। Second question, about 800 years ago, Latin was a world language. As you all know, English is considered as a world language these days. जैसा आप सभी को पता है कि आज के दौर में इंग्लिश को एक वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज से लगभग 800 साल पहले ये दर्जा किसे प्राप्त था? लैटिन को। नेक्स्ट, द ईयर AD 1066 is taken to be the end of the old English period. जो भी बच्चे रेगुलरली क्लास पढ़े हैं या किसी भी माध्यम से स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में जानकारी रखते हैं, तो उन सभी को पता होगा कि 1066 वो वर्ष है जिसे हम क्या मानते हैं? ओल्ड इंग्लिश की समाप्ति का समय। ओल्ड इंग्लिश पीरियड की समाप्ति का जो वर्ष है वो है AD 1066। नेक्स्ट पॉइंट है, द वर्ड ड्रामा मीन्स थिंग्स डन। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। द वर्ड ड्रामा मीन्स इतना लिखा रहेगा, ऑप्शन आपके सामने आएगा। अगर थिंग्स डन आप देखेंगे तो आप उसे टिक आउट करेंगे या फील करेंगे, थिंग्स डन। ठीक है। नेक्स्ट, डेविड कॉपरफील्ड, अ फेमस नॉवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, डील्स विद द चाइल्ड साइकोलॉजी। इस पॉइंट में 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल गए। एक पहला प्रश्न कि हु रोट डेविड कॉपरफील्ड, जवाब होगा चार्ल्स डिकेंस। ये भी सवाल बन सकता है। डेविड कॉपरफील्ड इज अ फेमस, ऑप्शन में दे सकता है आपको नॉवेल, ड्रामा, पोएट्री, तो आपका जवाब होगा नॉवेल। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड, वो किस चीज़ को डील करता है, तो आपका आंसर होगा चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड in different parts of the world is called new Englishes. ये क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव में भी आता है कि what is called new Englishes। तो आपका जवाब हो जाएगा new varieties of English that have emerged in different parts of the world is called new Englishes। यानी कि इंग्लिश की जो नई नई वेराइटीज उत्पन्न हुई, विविधताएं उत्पन्न हुई दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यू इंग्लिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बिन रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। ये भी सवाल बहुत बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है कि द स्कॉलर जिप्सी के ऑथर कौन है? जवाब होगा मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय, जवाब है जॉन मिल्टन। जिस प्रकार हमारे हिंदुस्तान में महाभारत और रामायण महाकाव्य है, उसी प्रकार इंग्लैंड में पैराडाइज लॉस्ट को एक इपिक के रूप में जाना जाता है, जिसके लेखक हैं जॉन मिल्टन। इसके बाद एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने आता हुआ, अनटचेबल और कूली, ये बहुत बड़ी रचनाएं हैं जो किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुल्कराज आनंद के द्वारा। अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय मुल्कराज आनंद। वही तुगलक नाम की एक पुस्तक है जो गिरीश कर्नाड महोदय के द्वारा लिखी गई है। तुगलक इज रिटन बाय गिरीश कर्नाड। बच्चों, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूरे बुक का एक तरीके से निचोड़ कह सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की तमाम बड़ी रचनाएं हैं, लेकिन ये 2 पुस्तकें एक साथ पेयरिंग करके अक्सर पूछी जाती रही हैं। एक बार फिर से ध्यान दें, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अरबिंदो घोष साहब से, सावित्री इज रिटन बाय अरबिंदो घोष। यानी कि सावित्री के लेखक कौन है? अरबिंदो घोष। सावित्री नामक पुस्तक अरबिंदो घोष के द्वारा लिखी गई है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बुक, द वेस्ट लैंड
हैज़ बीन कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट। द वेस्टलैंड की रचना किसने की है? टी.एस. इलियट ने। अब एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाले प्रश्न में, या आप इसको लिख सकते हैं कि व्हाट इज नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। जवाब आपके सामने है, अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश। ये बहुत बार पूछा गया कि ये द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किस दौर में आया, तो जवाब होगा ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट है, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। यानी कि 1500 ईस्वी से लेकर अब तक की जो इंग्लिश है उसे हम क्या नाम दिए हैं? मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। न सिर्फ संस्कृत और पर्शियन बल्कि लैटिन, फ्रेंच, इन तमाम प्राचीन भाषाओं की अगर हम बात कर ले तो इंग्लिश इनसे यंगर लैंग्वेज है, यानी कि उनसे बाद की लैंग्वेज है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पेस देन संस्कृत एंड पर्शियन, तो आपका आंसर होगा यंगर। अगर यंगर दे रखा है और फिर देन करके पूछता है तो संस्कृत पर्सन जैसे अगर वर्ड्स होंगे तो उसे हम चुनेंगे उत्तर के रूप में, ठीक है। अगला पॉइंट है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। यानी कि जो वर्ड है ड्रामा, ये किस शब्द से आया है? तो ग्रीक शब्द से आया है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये भी ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी RP, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश कवर्स, ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक? तो AD 449 से AD 1066 तक के पीरियड को हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश जो कवर करता है वो है AD 1150 से AD 1500, यानी 1150 से 1500 ईस्वी तक के समय को हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश, ठीक है। फिर एक रचना आई, प्राइड एंड प्रिजुडिस इज रिटन बाय जेन ऑस्टेन। जेन ऑस्टेन एक बहुत बड़ी लेखिका हैं जिनकी बुक का नाम है प्राइड एंड प्रिजुडिस, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइड एंड प्रिजुडिस के रचनाकार कौन है? हु रोट प्राइड एंड प्रिजुडिस? आंसर विल बी जेन ऑस्टेन। नेक्स्ट है, आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय G.B. शॉ। आर्म्स एंड द मैन एक बहुत बड़ी पुस्तक, बहुत बड़ा ड्रामा, जिसके रचनाकार हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। द वर्ड नॉवेल कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। जहां ड्रामा ग्रीक वर्ड से आया है, वहीं पे नॉवेल लैटिन वर्ड से निकला हुआ शब्द है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम किससे कैरेक्टराइज करते हैं? तो सही जवाब होगा इन्फ्लेक्शंस। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस इन 1476। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ? 1476 में। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। यानी कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंग्लिश क्या बन चुका है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की भाषा बन चुका है। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन द UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये दुनिया के वो तमाम देश हैं जहाँ पर इंग्लिश को मदर टंग के रूप में बोला जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी कंट्रीज सच एज इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना एट्सेट्रा। इन देशों में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम बोलते हैं। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज in many countries such as China, Japan, UAE, Saudi Arabia, Egypt, Iraq, Eritrea, France, Germany, Switzerland, Mexico, Brazil, etc. ये जिन देशों का नाम अभी अभी हमने आपके सामने उच्चारण लिए, ये तमाम वो देश हैं जहाँ पर इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है या बोला जाता है या समझा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोएट्री is often associated with William Wordsworth and S.T. Coleridge। बहुत बड़ा प्रश्न कि रोमांटिक रिवाइवल जो हुआ इंग्लिश पोएट्री में, इससे कौन दो पोएट एसोसिएटेड हैं? तो जवाब होंगे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ और S.T.
कॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सरोजिनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। प्रश्न आ सकता है, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? योर आंसर विल बी सरोजिनी नायडू। Also Inca, a Nigerian poet, got Nobel Prize for Literature in 1986. Also Inca, जो एक नाइजीरियन पोएट हैं, इनको साहित्य के लिए 1986 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन मोरालिटी प्लेस द कैरेक्टर्स वर वर्च्यू पर्सोनिफाइड। ये पूछता है कि मोरालिटी प्लेस में जो कैरेक्टर्स थे वो कैसे हुआ करते थे, तो आपका आंसर होगा वर्च्यू पर्सोनिफाइड। और आज के इस डिस्कशन का ये आखिरी पॉइंट, द पर्पज ऑफ द मिरेकल प्लेज वॉज डायरेक्टली डायडेक्टिव। ठीक है, डायडेक्टिक। द पर्पज ऑफ द मिरेकल प्लेज वॉज डायरेक्टली डायडेक्टिक, यानी कि जो उद्देश्य था मिरेकल प्लेस का वो सीधे तौर पे शिक्षाप्रद था। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जुड़े तमाम पॉइंट्स को आपने अच्छे से समझा होगा और बार बार एक आध बार कम से कम जरूर सुन के जाइएगा एग्जाम्स में। इससे बहुत सारे प्रश्नों के आने की संभावना है और बिल्कुल सही सही उसको हल करके आप आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। थैंक यू।